ओके, आज हम लोग रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बहुत लंबा है, इसलिए पहले बोर्ड मैंने बना दिया। अब इसको मैं एक एक टॉपिक को समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन का खाता खोला गया है। रिवैल्यूएशन में एक ही एसेट्स में परिवर्तन हुआ है और वो है मशीनरी। मशीनरी का बुक वैल्यू है 3,60,000 बैलेंस शीट में दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है इसका वैल्यूएशन 480 कर दिया जाए। तो 360 और 480 का अंतर 120 होता है, यानी 1,20,000 का वृद्धि हुआ, तो बाई मशीनरी 1,20,000। एक ही टॉपिक है सिंगल, तो ये इधर घट रहा है। जब रिवैल्यूएशन डेबिट घटे तो प्रॉफिट होता है, तो हमने प्रॉफिट लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लाभ हानि का अनुपात इन लोगों का 5-3-2, 5:3:2 में हमने बांट दिया। 60,000, 36,000, 24,000, 1,20,000, ये खाता बंद हुआ। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड और लंबा जो आंसर है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। इसको समझने के लिए ये और वर्किंग नोट दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस BD लिया, ए का 2,80,000, बी का 2 लाख, सी का 1,20,000। फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया बाय रिवैल्यूएशन 60,000, 36,000, 24,000। क्वेश्चन में पहले से गुडविल दिया है बैलेंस शीट के अंदर, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो इसको राइट ऑफ करेंगे पुराने अनुपात में 5:3:2 में। तो 80,000 है, तो 2 गुडविल राइट ऑफ हुआ है 5:3:2 में, 40,000, 24,000, 16,000। यहाँ कैपिटल अकाउंट को हमने 3 फेज में बनाया है, उसका कारण बताते हैं आगे हम। तो अब पहला फेज का हमने बैलेंस निकाल दिया, ए का 3 लाख, बी का 2,12,000, सी का 1,28,000। अब सेकंड फेज में CD को BD के रूप में लेकर आ गए, 3 लाख, 2,12,000, 1,28,000। अब देखिए 3 फेज में इसलिए बनाया, 2 फेज में ही बन जाता, क्योंकि यहाँ हिडन गुडविल जो है हिडन है, छुपा हुआ है। यहाँ गुडविल जो है छुपा, स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। गुडविल की कहीं चर्चा ही नहीं की गई है क्वेश्चन में। तो पकड़ में कैसे आया? हिडन है ये, कैसे पकड़ में आया? तो अगर हम गुडविल को छोड़ देते हैं, ये सेकंड फेज स्पेशली गुडविल के लिए ही हम किए हैं। गुडविल नहीं होता तो सेकंड फेज नहीं होता, इसमें 2 ही फेज में काम हो जाता। तो गुडविल को यदि हम छोड़ देते हैं तो सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस, उसका हिसाब 1,28,000 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि भाई उसे पेमेंट करना है 1,88,000। अब रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब निकल रहा हो 1,28,000 तो पेमेंट उसे 1,88 हम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि बाकी जो डिफरेंस है वो गुडविल है। बाकी जो डिफरेंस है 1,28 और 1,88 का, अमाउंट टू बी पेड टू सी 1,88, बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल 1,28,000। तो ये जो 60,000 है यही सी को मानेंगे कि सी को गुडविल के रूप में हिस्सा मिला है। कैसे पता चला? तो पता ऐसे चला कि सी का हिसाब 1,28 निकल रहा है, लेकिन एज पर क्वेश्चन के निर्देशानुसार हमें 1,88,000 उसे पेमेंट करना है। जो 60,000 का अंतर है वही गुडविल मान लिया जाएगा। तो इसी गुडविल को पता करने के लिए ही हमने 3 फेज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया। अब 60,000 को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। अब रुकिए, यहाँ ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2। ABC में सी रिटायर कर रहा है, तो न्यू रेशियो तो 5:3 होगा, लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशियो बदल दिया है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि न्यू रेशियो 2:1 है, तब तो फिर गेनिंग रेशियो भी नया आएगा। अगर न्यू रेशियो अलग से क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो 5:3 न्यू रेशियो मानते और वही गेनिंग रेशियो हो जाता, लेकिन यहाँ अलग से दिया है न्यू रेशियो, तो हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ऑफ ABC 5:3:2 और न्यू रेशियो ऑफ A एंड B 2:1। तो अगर इसका हम वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा गेनिंग रेशियो 5:1 आएगा, 5:1 आएगा। तो गुडविल का एंट्री क्या बनता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर? A और B हैं,
तो ए इज कैपिटल अकाउंट डी आर, बी इज कैपिटल अकाउंट डी आर टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 को 5:1 में बांटेंगे तो 50,000 10,000 आएगा, इसीलिए हमने लिखा है बाई एज कैपिटल अकाउंट सी के खाने में 50,000, अब बाई बी इज कैपिटल अकाउंट सी खाने में 10,000। इसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग डेबिट में चला गया टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ए के खाने में 50,000, बी के खाने में 10,000, यानी ए के कैपिटल से 50,000 माइनस हो जाएगा और बी के कैपिटल 10,000 माइनस हो जाएगा। अब फिर इसका हम बैलेंस शीट निकालेंगे। 3 पेज हमने इसलिए बनाया गुडविल को समझाने के लिए कि भाई गुडविल आया कहाँ से। अब सेकंड पेज का बैलेंस शीट ही 2,50,000 ए का, 2,02,000 बी का, 1,88,000 सी का आता है। इसको हम थर्ड पेज में बीडी के रूप में लेकर आ गए, 2,50,000, 2,02,000, 1,88,000। अब सी को हम पेमेंट कर देते हैं, तो टू कैश कॉस्ट में फाइनल पेमेंट सीधे सी में 1,88। अब आप रुकिए, यहाँ कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट थोड़ा लंबा हो गया। कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है। सी को 1,88,000 रुपया, बैंक में तो मात्र कैश में 24,000 रुपया ही है, तो कहाँ से 1,88 पेमेंट करेंगे। लिखा इसमें कि सी को पेमेंट करने के लिए ए और बी अपने घर से पैसा लाएंगे। आपको हम रिटायरमेंट के शुरू में ही समझा चुके थे चैप्टर के कि रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब करने के बाद यदि फर्म में पर्याप्त रकम है तो उसे हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं, कैश पेमेंट 3-4 रुपये पेमेंट कर। पैसा नहीं है, कम है तो लोन में डाल दीजिए, लोन का फ्यूचर में पेमेंट करिए एक बार में या धीरे धीरे। तीसरा उपाय होता है बैंक से लोन लेकर पेमेंट करिए। चौथा उपाय भी आपने समझाया था कि नए जो बाकी साझेदार हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, वे लोग अपने घर से पैसा लाएंगे, उस पैसे से पेमेंट करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे कि बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को खरीद लिया। पैसा लाने का मतलब है कि उन लोगों ने खरीद लिया, तो यानी यहाँ कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। अब कैपिटल के एडजस्टमेंट में ये भी लिखा है कि ए और बी घर से पैसा लाएंगे, उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन में हिंट्स है कि कैश बैलेंस 17,000 मेंटेन करना है, यानी हम पेमेंट जैसे भी करें 17,000 लास्ट में कैश बच जाना चाहिए। अब आते हैं सी के हिस्से को खरीद लिया ए और बी ने, यानी 1,88 जो पेमेंट करेंगे ए और बी की कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो सी का हिसाब कितना निकल रहा है, ए का हिसाब 2,50,000, बी का नया ओल्ड कैपिटल हो गया हमारा 1,88,000, 2,02,000, ये हुआ ओल्ड कैपिटल, और ये हो गया न्यू कैपिटल। तो ए की ओल्ड पूंजी कितनी है 2,50,000, बी की 2,02,000, सी का 1,88, सी भी जुड़ जाएगा, इसका हिस्सा ये लोग दोनों ने खरीद लिया तो इनके पूंजी में जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 3,90,000 और 2,50,000, 5,90,000, 6,40,000। नहीं 2,02,000, 3,90,000, 5,90,000, 2,50,000, 2,02,000, 4 1 5 लाख 90,000। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 1,88,000 तो ए की पूंजी 2,50,000, बी का 2,02,000, सी का 1,88,000, ये हम सब जोड़ रहे हैं तो 6,40,000 हो रहा है। कितना हो रहा है 6,40,000। अब इसमें लिखा है कि 17,000 होना भी चाहिए। सारा पेमेंट करने के बाद न्यू फर्म के पास 17,000 का कैश बैलेंस बचना भी चाहिए। तो
अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कैश है कितना। क्वेश्चन में ऑलरेडी 24,000 रुपया का कैश है, तो ए और बी 24,000 में 17,000 यदि हम रोक भी देते हैं तो 7,000 सरप्लस है। ये 7,000 को हम सी का पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ए और बी को तीनों का पूंजी कुल मिलाकर कितना हो रहा था, 6,40,000। 6,40,000 ए और बी को लाना होगा दोनों मिलकर। अगर ए और बी 6,40,000 को ले आएँ तो याद रखिए फर्म में 24,000 कैश बच जाएगा, लेकिन फर्म में, न्यू फर्म में कैश 17,000 ही बचना चाहिए, क्वेश्चन में निर्देश है। इसका मतलब हुआ कि सी को जो पेमेंट करना है उसमें 7,000 का कंट्रीब्यूशन फर्म की तरफ से होगा, फर्म देगी। जो 7,000 एक्सेस पैसा है उसके पास वो दे देगी। तो 6,40,000 में से 7,000 छोड़ दें आप तो बचा कितना, 6,33,000 रुपया ए और बी दोनों को मिलकर लाना होगा ताकि हम सी को पेमेंट कर सकें। यानी लाना नहीं होगा, 6,33,000 ए और बी की न्यू पूंजी होगी, कंबाइंड कैपिटल होगी। अब उसको हम ए और बी में 2:1 में बांटेंगे तो 6,33,000 गुने 2/3 4,22,000 आएगा। 6,33,000 गुने 1/3 2,11,000 आएगा। तो अब आप मिलान कराइए, ए की पूंजी ओल्ड कैपिटल 2,50,000 होना चाहिए, 4,22,000 यानी 1,72,000 कम है तो उतना पैसा लाया, बाई कैश 1,72,000। बी की पूंजी 2,02,000 है, होना चाहिए 2,11,000, 9,000 इसका भी कम है तो इसने भी लाया बाई कैश 9,000, यानी दोनों मिलाकर 1,81,000 रुपया इन लोगों ने लाया। और चूँकि 7,000 पहले से ही फर्म में था, 81 साथ 1,88 हमने सी को पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से कैपिटल का एडजस्टमेंट हुआ, ए सी का पेमेंट हो गया 1,88, 4,22, 2,11, अब ए और बी का पूंजी हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट देख लीजिए, उसके बाद वर्किंग को पूरा ध्यान से फिर से समझिएगा। बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड में ए का कितना आया था, 4,22,000, बी का 2,11,000, 6,33 हो गया। करेंट लायबिलिटी पहले से 1,84,000 रुपया बैलेंस शीट में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी 1,84 होगा। एसेट्स में आते हैं, मशीनरी पहले से 360 था लेकिन उसका वैल्यूएशन बढ़ के 480 हो गया, तब हम नया वैल्यूएशन दिखाएंगे 4,80,000। डेटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो जो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में है उतना ही रुपया दिखाएंगे। डेटर जो कहते हैं 1,40, स्टॉक जो कहते हैं 1,80 दिखाएंगे। कैश में बदलाव आया है, 17,000 रुपया ही रखना है तो कैश 17,000 रखेंगे, टोटल कर देंगे 8,17,000। अब आइए इस क्वेश्चन का जो जान है, मैं सबसे मतलब वर्किंग नोट, 4 वर्किंग है, चारों को आप ध्यान से समझें। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो ए बी सी का 5:3:2 है। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया 2:1, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तब न गेनिंग रेशियो आएगा। ए का 2/3 माइनस 5/10, 5/30 आया। बी का 1/3 माइनस 3/10, ये 1/30 आया। तो 30 दोनों में गुना कर देंगे, 30 से 30 कट जाएगा। 5:1 गेनिंग रेशियो हुआ। इसी रेशियो में गुडविल को बांटा गया 50,000 10,000 जो हिडन गुडविल आया है। अब दूसरा वर्किंग है कि सी का गुडविल तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, ऐसा आया कहाँ से, तो ये आया इस तरह से कि सी का जब हिसाब कर रहे हैं तो उसका बैलेंस 1,28,000 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसे 1,88,000 पेमेंट करना है। तो भाई 1,28 हिसाब निकल रहा है तो 1,88 पेमेंट क्यों करना है। 1,88 पेमेंट करने का मतलब ही है कि जो 60,000 हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल का है, तो वही सी शेयर ऑफ हिडन गुडविल हमने निकाला। 1,88 में से 1,28 घटा दीजिए, 60,000 आया। इस 60,000 को ये 5:1 गेनिंग रेशियो में दोनों में बांटा गया 50,000 10,000। अब आते हैं कि 4,22 और 2,11 कैसे आया, न्यू कैपिटल कैसे आया। तो एज कैपिटल बैलेंस कितना निकला है 2,50,000। बीज कैपिटल का बैलेंस एक्चुअल ओल्ड कैपिटल कितना निकला है 2,02,000। सी को पेमेंट करना कितना करना है 1,88,000।
इस सब मिला के 6,40,000 हुआ। लेकिन अवेलेबल कैश कितना है फर्म के पास, यानी फर्म अपने तरफ से कितना पेमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है, दे रही है, तो 7,000 कैसे आया, तो 24,000 रुपया है, 17,000 उसमें से रोक लीजिए क्योंकि 17,000 तो रखना है, तो 7,000 सरप्लस है, उसको हमने माइनस कर दिया। यानी हमें 640 ईलों का 640 को नहीं बांटना है, 6,33,000 को बांटना है, तो 4,22,000, 6,33,000 का 2/3 न्यू रेशियो 2:1 है, 4,22,000 और 6,33,000 का 1/3 न्यू रेशियो 2,11,000, तो यही 4,22,000 2,11,000 न्यू कैपिटल हुआ है। अब आते हैं कैश का खाता भी, कैश 17,000 को प्रूफ करिए कैसे हुआ, 24,000 पहले से है। ए कैपिटल अकाउंट में देखिए सबसे लास्ट पेज में 1,72,000 कैश लाए, ए ने 9,000 लाया, बी ने, तो लाया तो पूंजी में जुटेगा ना जी, तो टू बैलेंस बी डी 24,000 ओल्ड बैलेंस, टू एज कैपिटल अकाउंट 1,72,000, टू बीज कैपिटल अकाउंट 9,000, सब मिला के 2,05,000 हुआ। अब 1,88 हमने पेमेंट भी कर दिया सी को, तो 22 सीज कैपिटल अकाउंट 1,88, 2,05,000 में से 1,88 घटा लीजिए, आपका 17,000 बैलेंस आ गया बीडी। इसी 17,000 को हमने यहाँ देखा है। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा है और ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम बता देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कल आप लोगों को 2 विधि मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में का ही 3-4 क्वेश्चन मैंने और बनाए हैं बोर्ड पे, इसको आप ध्यान से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 5 में है, दूसरे साल के प्रॉफिट में सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है इसमें 15,000, उसमें 10,000 रुपया का लाभ मशीन बिक्री का लाभ शामिल है। मशीन कोई संपत्ति हम बेचते हैं, उससे अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो उसे हम बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस नहीं कह सकते। यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो बिजनेस प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। यानी उसमें जितने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। तो 10,000 रुपया का मशीन बेचने से जो फ़ायदा हुआ उस फ़ायदे को भी सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में जोड़ दिया गया है, तब वो आया है 15,000। तो उसको हम हटा देते हैं। जब उसको हटा देंगे 10,000 तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का बिजनेस प्रॉफिट एक्चुअली 5,000 है। 10,000 मशीन बेचने से मुनाफा वो जुटकर 15 हुआ, तो हमने उस 10,000 को हटा दिया तो बचा 5,000। अब तीनों प्रॉफिट को जोड़े, टोटल प्रॉफिट 45,000 आया। 10, 5, 15, 30, 45, इसका एवरेज निकालेंगे 15,000 आएगा। गुडविल है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में, तो गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 15,000 गुना 2, 30,000 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग। सिक्स में क्या है, 6 में तीनों साल के लाभ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। पहले साल के लाभ में, पहले साल का लाभ दिया है 2013 का 40,000, लेकिन लिखा उससे 5,000 एबनॉर्मल गेन शामिल और सामान्य लाभ शामिल है। एबनॉर्मल गेन एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग गेन हुआ, यानी वो बिजनेस ऑपरेट करने से गेन नहीं हुआ है, इसीलिए उस एबनॉर्मल गेन को भी हटा देंगे। हटा दें तो हमारा लाभ एक्चुअली 35,000 होगा। 2014 वाले लाभ में लिखा है एक्सक्लूडिंग
4000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब याद करिए, उसके डेबिट में इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2014 नहीं सॉरी, ये एबनॉर्मल लॉस है। 2014 में लिख रहा है कि आपको 50,000 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन 10,000 का एबनॉर्मल लॉस दिखाने के बाद, यानी 10,000 का कोई ऐसा लॉस दिखाए हैं जो बिजनेस ऑपरेशन का एक्सपेंस या लॉस नहीं है, व्यवसाय चलाने का एक्सपेंस या लॉस नहीं है। तो अगर उस लॉस को हम हटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। उस लॉस को दिखाने के बाद 50,000 प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हटाकर प्रॉफिट निकाला हमने, इसलिए 50 + 10 60,000 प्रॉफिट हो गया। अब 2015 में लिख रहा है कि 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाया ही नहीं है, उसको दिखाए बगैर मुनाफा निकाल लिया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो अगर उसको अब दिखाएं, इसने बिना दिखाए 45,000 का लाभ निकाले, कि हम जब अगर दिखाते हैं उस खर्चे को अलग से फिर से, तो प्रॉफिट 5,000 कम हो जाएगा, इसलिए 45 - 5 40,000। तीनों साल के प्रॉफिट को हमने रिवाइज कर दिया है। अब तीनों साल का प्रॉफिट 35,000, 60,000, 40,000, 1,35,000 हो रहा है टोटल, और इसमें 3 से डिवाइड करके हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, 45,000 हुआ। अब आते हैं गुडविल, 2 ईयर्स परचेज है, तो गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 45,000 गुना 2 90,000 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये चारों क्वेश्चन में इसी तरह के प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में 4 साल के प्रॉफिट हैं, लेकिन आखिरी साल के प्रॉफिट में इसमें प्रॉब्लम है। आखिरी साल का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है 1,70,000, इसलिए मैंने माइनस में लिखा है, माइनस 1,70,000, प्लस प्रॉफिट को प्लस में और लॉस को माइनस में। तो अब देखिए, ये लिखा है इसमें हैंड्स में कि 1 अप्रैल 2018 19 में शामिल हो गया। 1 अप्रैल 18 को 50,000 का एक मोटर बाइक खरीदी, तो आपको पता, और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, यानी इसका एंट्री होना चाहिए मोटर बाइक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता, लेकिन ये बना दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट या टू कैश अकाउंट। और आपको पता है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी इसको इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। यानी मोटर की खरीदारी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में दिखा दिया गया, जबकि हमें पता है कि हम एसेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं, बल्कि एसेट्स पर डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, और इस पर डिप्रिसिएशन का रेट है 20%। 1 अप्रैल को खरीदा 18 को, यानी पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकलेगा, तो 50,000 का 10% 20% 10,000 होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 घटाना चाहिए, जबकि ये 50,000 घटा चुका है। तो हमने किया ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो, आप जो 50,000 मोटर बाइक के कॉस्टिंग को प्रॉफिट लॉस में देगा, उसको एड बैक करिए, वापस जोड़ दीजिए, और जो डिप्रिसिएशन होना चाहिए जिसको हमने नहीं दिखाया उसको लेस करिए। तो 10,000 डिप्रिसिएशन हमने घटा दिया, 1,70,000 चूँकि खुद माइनस में है, इसमें 50,000 मोटर बाइक के कॉस्टिंग को प्लस कर दिया। अब मोटर बाइक पर 20% डिप्रिसिएशन को 50,000 का 20% 10,000 होता है, माइनस कर दिया, तो अब भी ये माइनस में ही आएगा, मतलब ये लॉस ही है 1,30,000। तो जो लॉस 1,70 था अब वो रिवाइज होकर 1,30 पर आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो 3 साल मेरा प्रॉफिट है, तीनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे, चौथे साल के लॉस को घटाएंगे, 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000। ये तीनों प्रॉफिट में रिवीजन नहीं किया गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब माइनस रिवाइज लॉस 1,30,000 बटा 4, तो ये 3,20,000 होगा। सब जोड़ेंगे घटाएंगे, उसमें 4 से भाग देंगे तो 80,000 एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज है,
तो गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने कर दिया, 80,000 गुना 2 1,60,000। 9 एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीका, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 9 नंबर क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है। वेटेड एवरेज में हम प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसमें 4 साल का लाभ दिया हुआ है, 5 साल का, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 प्रॉफिट 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000 है। भार दिया हुआ हर साल के प्रॉफिट का 1, 2, 3, 4, 5। तो मल्टीप्लाई कर दिया गया इसमें 20,000, 48,000, 90,000, 25,000 गुना 4 1,18,000, 90,000। अब यहाँ वेट का भी टोटल कर लेंगे, प्रोडक्ट का भी टोटल हमने कर लिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटा टोटल ऑफ वेट। 3,48,000 में 15 से हम डिवाइड किए, 23,200 आया। अब गुडविल इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट का तिगुना है, 3 ईयर्स परचेज है। तो गुडविल इजकल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 23,200 गुना 3 69,600 आया ये। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड का 1-2 क्वेश्चन और देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें 10 और 11 में ये अंतर है कि 10 में एक ही साल का एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, इसमें कई वर्षों का एक्चुअल प्रॉफिट है, 4 वर्षों का। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इन्वेस्टेड, इसमें 50,000 है, उसका 15% है। 50,000 गुने 15%, 7,500। अब हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। $11,500 माइनस 7,500, 4,000। अब हम गुडविल निकालेंगे। थ्री ईयर्स परचेज है। सुपर प्रॉफिट उन्हें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, $4,000 गुने 3 12,000। ठीक है। अब इसका कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग कल पढ़ेंगे।